नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान अब कुछ नया प्लान कर रहा है। पाकिस्तान की नई प्लानिंग अमेरिका को खटक रही है और अब अमेरिका पाकिस्तान को टारगेट करने वाला है। इस साथ साथ पाकिस्तान बीच में इंडिया को भी टारगेट करना चाहता है और इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान इंडिया को मनाना भी चाहता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला लेके जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां देखने को मिलता है कोलकाता लॉ कॉलेज के अंदर किस तरीके से गैंग रेप को अंजाम दे दिया जाता है। इसके अंदर टीएमसी स्टूडेंट विंग के एक लीडर भी शामिल है और किस तरीके से वहां बीच बचाव होता है, क्या कुछ होता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अंत तक लेके जाएंगे। एक आखिरी खबर जो कि बांसवाड़ा से आती है, राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा, जहां पर यह देखने को मिल रहा है कि अचानक से बांसवाड़ा जिले के 6 गांव की 41% की आबादी ईसाई धर्म को अपना चुकी है, यानी कि ईसाई धर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर, जहां पर यह देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, वो अब प्लान कर रहा है कि वो अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों होती क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है। अगर पाकिस्तान को किसी अपने दुश्मन देश को टारगेट करने के लिए मिसाइल बनानी है तो देखने को मिलता है कि पाकिस्तान का दुश्मन देश तो पाकिस्तान एक ही देश को मानता है, जो कि है भारत। और अगर पाकिस्तान को भारत को टारगेट करना है तो 5500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल की क्या जरूरत है। पाकिस्तान के पास तो शाहीन 3 है हाईएस्ट रेंज की, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, और पाकिस्तान अपनी नॉर्मल रेंज और स्मॉल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से भी भारत को टारगेट कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उनको इंटरसेप्ट कर गिरा दिया था, बड़े यानी कि वो नाकाम हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान प्लान कर रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की, जिसकी रेंज होती है 5500 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा। अब दोस्तों यहाँ पर अमेरिका को पाकिस्तान खटक रहा है। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को आपको यहीं बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान कह रहा है कि हमको क्यों बंद करना पड़ेगा, तो अमेरिका के दोस्तों यहाँ पर खूब सारे कंसर्न्स है। पहली बात यह कि अगर ये मिसाइल, अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान बना लेता है तो इससे पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को टारगेट कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान की इतनी है नहीं कि वो अमेरिका को टारगेट कर सकता है, लेकिन अगर भविष्य के अंदर कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे हो सकती हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर दबाव बना सकता है और अमेरिका के ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है कि पाकिस्तान के पास अब क्योंकि 5500 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल्स हैं, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, प्लस पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो पाकिस्तान उनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका के ऊपर भविष्य में दबाव बना सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि यूएस इसकी पहली बात तो रडार में आ जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि पाकिस्तान ईरान की भी भविष्य के अंदर हेल्प कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी इतनी ये टेक्नोलॉजी है नहीं, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान के पास है नहीं। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर स्टेट लगती है। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है, और दोनों कभी भी इस्लामिक देशों के बीच ठेकेदार बनने के लिए कभी भी अमेरिका के ऊपर इस तरीके से दबाव बना सकते हैं। और अमेरिका को यही डर है कि भविष्य के अंदर, क्योंकि अमेरिका और ईरान के रिश्ते आपको पता है कि किस तरीके से ठीक नहीं चल रहे। हाल ही में सीज फायर तो हो गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से आयतुल्ला अली खमेनी को, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करा ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट करके, वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेकिन साथ साथ आयतुल्ला अली खमेनी भी यहाँ पर मान नहीं रहे, वो भी अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, कह रहा है कि ईरान जीत चुका है, इजराइल हार चुका है, अमेरिका हार चुका है और हम जीत चुके हैं। यहाँ पर ये देखने को मिलता है क्योंकि अब ईरान के मंसूबे ठीक नहीं लग रहे अमेरिका को, और अमेरिका के भी मंसूबे ईरान के प्रति ठीक नहीं है। इस वजह से अमेरिका को एक खतरा लग रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लेगा तो हो सकता है भविष्य के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लेगा पाकिस्तान, तो हो सकता है भविष्य के अंदर पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी ईरान को भी दे दे। और यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अगर मैं बात यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कर रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी की दोस्तों बात यहाँ पर ये निकल कर आती है, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्या पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करा है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है चाइना और नॉर्थ कोरिया, और भविष्य के अंदर हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना इन दोनों के मसले भी अमेरिका से पड़ते रहते हैं अलग अलग स्टेप्स के ऊपर, तो देखने को मिल सकता है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना अपने फेवर के लिए पाकिस्तान को उत्साह दें और कह दें कि आप अपनी टेक्नोलॉजी ईरान को भी दे दीजिए और ईरान की मदद कीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए। चाइना के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और हो सकता है कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बनी हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज पूरी अमेरिका को कवर कर सकती है, चाहे वो पाकिस्तान से छोड़ी जाए चाहे वो ईरान से छोड़ी जाए, वो कभी भी अमेरिका के ऊपर दबाव बना सकती है। दोस्तों, इसके साथ साथ और भी देखते हैं तो देखने को मिलता है कि इसको चाइना इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी चीज़
यानी कि आखिरी चीज़ जो कि इंडिया के ऊपर भारी भरकम बोझ डाल सकती है वो ये है कि दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को मदद कर रहा है, तो नॉर्थ कोरिया का कोई मसला नहीं है इंडिया के साथ, लेकिन चाइना का मसला रहता है इंडिया के साथ। और चाइना और इंडिया के बीच में अब तक आपको देखने को मिला होगा कि शांति बनी हुई है, शांति बनी हुई है, शांति बनी हुई है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि ये ट्रेड, जिसके अंदर बाई चांस चाइना को कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत चाइना के ऊपर दबाव बना सकता है। और अगर भारत और चाइना की डिफेंस बजट को आप देखते हैं तो देखने को मिलता है कि भारत अपने डिफेंस बजट के अंदर जिस तरीके से निवेश करता है वो निवेश पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत रूप से भारी है ही, लेकिन चाइना के ऊपर भी भविष्य के अंदर भारी पड़ सकता है। इसलिए चाइना चाहता है कि भारत का डिफेंस बजट हैम्पर हो जाए, यानी कि भारत के डिफेंस बजट के ऊपर बोझ पड़े और पाकिस्तान के डिफेंस बजट के अंदर खतरनाक तरीके से इजाफा करना चाहता है वो। अब इसका मतलब आप समझिए कैसे हो सकता है ये। देखिए, पाकिस्तान के पास अब तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, तो भारत के जो डिफेंस बजट के अंदर निवेश होता था वो डिफेंस बजट के अंदर निवेश इस प्रकार होता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ही नहीं, तो भारत आसानी से उस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग करता था कि पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं है, इस तरीके से हमको तो कोई खतरा हो नहीं सकता ज़्यादा तरीके से, या फिर हमारे ओशन वाले एरिया के अंदर तो कोई ज़्यादा खतरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता है तो भारत को उसका एक निवारण ढूंढना होगा, और उसका निवारण हो सकता है भारत के डिफेंस बजट के ऊपर एक बोझ डाल दे। और इस वजह से चाइना चाहता है कि भारत के अंदर डिफेंस बजट के ऊपर हैम्पर हो जाए और उसके ऊपर थोड़ा बहुत बोझ पड़ जाए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, उसको नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है, और जाहिर सी बात है अंदरूनी रूप से रशिया भी इसको सपोर्ट कर रहा होगा। सबसे ज़्यादा अगर खतरा अगर किसी देश पर है तो वो दो देश हैं, पहला है अमेरिका और दूसरा है इजराइल। भारत के तो डिफेंस बजट के ऊपर ही हैम्पर होएगा और भारत अपने डिफेंस बजट के हैम्पर को थोड़ा बहुत तरीके से झेल भी सकता है, ये इतना ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन अब दोस्तों अगर अपन पाकिस्तान की बात करें तो देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला चल रहा है और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। पाकिस्तान बार बार भारत को कह रहा है कि आप प्लीज़ इसको रिवोक कर दीजिए, हमारे पास पानी नहीं आ रहा है, और भारत बार बार इसको मना कर रहा है। तो दोस्तों एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान ने कहा है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को गुहार लगाइए कि देखिए हमारे पास पानी आ नहीं रहा है, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के दौरान जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन शांत हो चुकी है, हमको पानी चाहिए। तो आप भारत को गुहार लगाइए और भारत के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि किशन गंगा प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसाइज़ कीजिए जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के आसपास बने हुए हैं। तो दोस्तों अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत को टारगेट करा और क्रिटिसाइज करा, और दोस्तों भारत ने उनके मुंह पर उनको मना कर दिया और कह दिया कि आखिर आप हैं कौन, आखिर आप हैं कौन जो हमारे मसले के बीच में बोल रहे हैं और इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करने के लिए भारत को लताड़ रहे हैं। उल्टा दोस्तों भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ही लताड़ दिया और कह दिया कि आप अपना काम कीजिए और हम तो वही करेंगे जब हमको ये सिचुएशन ठीक लगेगी पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ये कह देगा कि हम तो अब आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, हम सभी आतंकवादी भारत को सौंपना चाहते हैं, आइंदा पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर कोई आतंकी हमला होगा नहीं, इस तरीके से भारत कह रहा है। और भारत ने प्रॉपर तरीके से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को लताड़ लगा दी। दोस्तों अब चलते हैं अपन अपनी अगली खबर के ऊपर, जो ये देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता लॉ कॉलेज के अंदर गार्ड रूम के अंदर एक 24 साल की लड़की का गैंग रेप होता है, और इस गैंग रेप को अंजाम देने वाले 3 शख्स होते हैं। पहले की तस्वीर आपके सामने आ रही है जिसका नाम है मनोजीत मिश्रा, ये 31 साल का है और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का ये पहले लीडर था। उसके बाद जो 2 आरोपी हैं उनका नाम है जाइब अहमद 19 साल का है और प्रमीत मुखर्जी 20 साल का है। इन तीनों ने इस गैंग रेप को अंजाम दिया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इस ये लड़की शाम को 4 बजे के आसपास कॉलेज के अंदर थी और जब ये जाने लगी तब इसको रोक दिया गया था। रोकने के बाद शाम 7:30 बजे से रात 10:30 बजे के बीच में इसके साथ ये गंदी वारदात की जाती है, और उस दौरान जो गार्ड वहाँ पर मौजूद था उसको डरा के धमका के वहाँ से भगा दिया जाता है और गार्ड रूम के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर ये जो मेन कल्प्रिट है, मेन जो अक्यूज्ड है, एक तरीके से देख सकते हैं, इसका नाम है मनोजीत मिश्रा, 31 साल का है, जिसकी तस्वीर आपके सामने आ रही है। और दोस्तों ये छात्र परिषद जो कि टीएमसी की छात्र परिषद है, यानी कि स्टूडेंट विंग जो है टीएमसी पार्टी का, उसका लीडर रह चुका है। इसी कॉलेज के अंदर पढ़ता था और इसी कॉलेज से निकलने के बाद यहाँ पर कोई एज अ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफर बन चुका है, यहाँ पर नौकरी कर रहा था। ये मनोजीत मिश्रा इस 24 साल की महिला के ऊपर दबाव बना रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, इसने मना कर दिया था और उसके बाद ये इसको डरा रहा था, धमका रहा था। इस वक्त
तृणमूल कांग्रेस का ऐसा कहना है कि हमारा कोई भी कांटेक्ट अब मनोजित मिश्रा से नहीं है और मनोजित मिश्रा अब कोई भी किसी भी एंगल से टीएमसी से लिंक्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों, मनोजित मिश्रा ने इस 24 साल की महिला के ऊपर जब दबाव बनाना चाहा, तब इस लड़की को इसने कहा कि मैं तुम्हारे परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर दूंगा, मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को पुलिस से प्रताड़ित करूंगा, और अलग अलग दबाव बनाने की कोशिश करी। इस दौरान गैंग रेप के दौरान इसने उसका वीडियो भी बनाया और उसको वायरल करने की धमकी दी और अलग अलग प्रकार से एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करी और इस लड़की के ऊपर दबाव बनाया। सवाल यह है कि अगर इस मनोजित मिश्रा का कोई भी कांटेक्ट टीएमसी से नहीं है, तो आखिर ये किस तरीके से कह सकता है कि ये पुलिस से दबाव बनाएगा और पुलिस से झूठा मुकदमा दायर करवा देगा, पुलिस से इसके और इसके परिवार को प्रताड़ित करेगा? ये आखिर कैसे कह सकता है? ज़रूर इसका कोई इंटरनल लिंक टीएमसी के साथ है, जिसका लिंक हो सकता है ममता बनर्जी या फिर सीएम तक जाता हो, वरना कोई क्यों इतना दबाव बनाने की कोशिश करेगा और कोई क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कहेगा दबाव बनाने के लिए? दबाव बनाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन इसने कुछ ऐसी बातें कही जो लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और अगर अपन पॉलिटिकली देखें तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। इसी के साथ साथ अगर फिर भी अपन ये मान लेते हैं कि अब तो इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन कॉलेज का जो कैंपस है, यानी कि कोलकाता के अंदर तमाम कॉलेजों का जो कैंपस है, उसके अंदर देखने को मिलता है कि टीएमसी के जो स्टूडेंट विंग यानी कि छात्र परिषद के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो छात्र नेता हैं, टीएमसी के जो छात्र नेता हैं, वो एक तरीके से कोलकाता के अंदर कॉलेज कैंपस के अंदर बड़े ही एक्टिव रहते हैं। और देखने को ये भी मिलता है कि जो लॉ कॉलेज था जिसके अंदर ये गैंग रेप को अंजाम दिया गया है, इसके अंदर पिछले कुछ समय पहले या फिर पिछले कुछ साल पहले ऐसी रिपोर्ट थी कि टीएमसी के छात्र नेता इसके अंदर घुसते हैं, गुंडे घुसते हैं और उसके बाद में कुछ प्रोफेसर्स के साथ मारपीट कर बाहर चले जाते हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता और कुछ नहीं होता, और बताया जा रहा है कि साल 2017 के बाद से ऐसी घटनाएं टीएमसी के अंदर, माफ कीजिएगा, कोलकाता के अंदर अलग अलग कॉलेजेस के अंदर बढ़ चुकी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर टीएमसी कर क्या रही है? टीएमसी ना तो शाहीन बाग कंट्रोल कर पाती है, टीएमसी ना ही मुर्शिदाबाद कंट्रोल कर पाती है, ना ही टीएमसी अपने कॉलेज के अंदर यानी कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं, इनके अंदर अपने छात्र नेताओं को कंट्रोल कर पाती है। तो आखिर टीएमसी कर क्या रही है? ममता बनर्जी आखिर कर क्या रही है? अगर ममता बनर्जी से एक स्टेट नहीं संभल रहा तो ममता बनर्जी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और ममता बनर्जी आखिर कर क्या रही है? सवाल यही खड़ा होता है। आखिर इस व्यक्ति के इतने लिंक्स ही नहीं थे, आखिर ये व्यक्ति टीएमसी से इतना कनेक्टेड ही नहीं था, तो ये बड़ी बड़ी धौंस किस तरीके से दिखा रहा था, किस बिहाव पर दिखा रहा था? हर आर्टिकल पर यही चल रहा है कि टीएमसी स्टूडेंट लीडर, टीएमसी स्टूडेंट लीडर, हर जगह यही चल रहा है। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है, और अपने मन में इस चीज़ के बारे में विचार कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। दोस्तों, अब अपन अपनी आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर देखने को मिलता है कि राजस्थान का एक जिला है बांसवाड़ा। इसी के साथ साथ ये समस्या मध्य प्रदेश के अंदर भी है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी है। यहाँ ये समस्या देखने को मिल रही है कि जो लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं या जो लोग मजबूर हैं, किसी न किसी काम को लेकर अलग तरीके से उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनके पास चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और वो ज़रूरतमंद है। यहाँ ये देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज इन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, इन लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ 8 साल पहले बांसवाड़ा के अंदर एक गांव के अंदर 800 परिवारों में से सिर्फ 70 परिवार क्रिश्चियन या फिर ईसाई धर्म को अपनाते थे, वहाँ अब 8 साल बाद 900 में से 450 परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। और इसके पीछे उनकी सहमति नहीं हुई है, बल्कि उनको एक अलग तरीके से गुमराह किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बीमार हो गए थे, उनको मेडिकल की ज़रूरत थी, उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनको चर्च रेफर कर दिया। वहाँ उनके साथ क्या इलाज हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन जाहिर से बात है एक नॉर्मल सा बुखार होगा और वो अचानक से बाद में कुछ दिनों बाद ठीक हो गया होगा कुछ मेडिसिन से लेने के बाद में, और जब वो बच्चा ठीक हो जाता है तो उस बच्चे को क्रिश्चियन मिशनरीज कहते हैं कि आपको तो जीसस क्राइस्ट ने ठीक कर दिया है, आप अब ईसाई धर्म अपना लीजिए। और वो बच्चा फिर ईसाई धर्म अपना लेता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम तो थॉमस है और उनके पिता का नाम जयराम है। इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है। कोई बच्ची कहीं दाखिला नहीं ले पा रही तो उसको बाद में पैसे दे दिए जा रहे हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर दाखिला ले लो। फिर बाद में उसको वक्त वक्त पर पैसे की मदद की जाती है और कह दिया जाता है कि अब आप नौकरी ले लो, और आपको जो नौकरी दिलाई है वो आपके इस पैसे ने नहीं दिलाई, हमने नहीं दिलाई, आपकी काबिलियत ने नहीं दिलाई, आपको तो ये नौकरी जीसस क्राइस्ट ने दिलाई है, तो अब आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए। इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले बड़े ही दोस्तों आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि आखिर भारत के अंदर चल क्या रहा है। और साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि एक ग्राउंड वर्क ज़रूरी है। ये ग्राउंड वर्क सोशली होना चाहिए, सब लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको जब महाकुंभ चल रहा था तब हमने तर्कवाद के जरिए आपको बताया था कि किस तरीके से आरएसएस ने
खूब सारे वंचित समाज के बच्चों को महाकुंभ का दर्शन कराया, महाकुंभ के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से वो खुद भी हिंदू धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से कनेक्टेड है। इससे ये समझ आया कि वंचित धर्म के लोग, यानी कि जो वंचित समाज के लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, वंचित समाज के जो लोग हैं और उनको अचानक से फ़ायदा उठा दिया जाता है, उनको अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कोई उन्हें इस्लाम में अपना देता है और फिर उनको कह दिया जाता है कि आप तो पसमंदा मुसलमान हैं, कोई उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देता है और कोई उनको कुछ कर देता है, कोई उनको कुछ कर देता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि एक ग्राउंड वर्क होना ज़रूरी है, तमाम लोगों के बीच में एक इक्वलिटी और एक यूनिटी की भावना आनी ज़रूरी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आदिवासियों को और हिंदुओं में मौजूद वंचित समाज के लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अंदर सरकार को काम करना चाहिए। आरएसएस, क्योंकि आरएसएस का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आरएसएस का ग्राउंड एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, आरएसएस का एक ग्राउंड कनेक्शन एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसका इस्तेमाल आरएसएस इस काम के अंदर ले सकता है। और जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, जिन लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के यहाँ पर कन्वर्जन किया जा रहा है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, उस चीज़ को मिटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों, हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोग बहुत जल्द भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और इससे भारत को ही नुकसान होगा, हिंदू धर्म को नुकसान होगा, हिंदू धर्म अपनाने वालों को नुकसान होगा। तर्कवाद के जरिए दोस्तों हम रोज़ शाम को 7 बजे ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। आप कृपया कर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।